अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त की। प्रथम पेपर में आपका जो तीसरा अध्याय है वो है जयशंकर प्रसाद का। तो आज के कालांश में हम लेते हैं जयशंकर प्रसाद का परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। यानी आज का विषय क्या है? जयशंकर प्रसाद का परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो पहले तो जयशंकर प्रसाद जी का आप सामान्य परिचय देख लीजिए। तो सामान्य परिचय में है कि छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि, छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध और संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध और संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। यह परिवार शूंगनी शाहू के नाम से विख्यात था। यह परिवार किसके नाम से प्रसिद्ध था? शूंगनी शाहू। इनके पितामह यानी इनके दादा श्री शिवरत्न शाहू जर्दा, सूती तथा तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके जो पितामह थे शिवरत्न शाहू, वो जर्दा, तंबाकू, चूली इनके प्रसिद्ध व्यापारी थे। पिता बाबू देवी प्रसाद भी विद्या एवं कला के अनुरागी थे। प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। बाल्यकाल में ही माता पिता की छाया इनके सिर से उठ गई। यानी ये बाल्यावस्था में थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। फलस्वरूप इन्हें अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। तो इसी कारण जब बचपन में ही इनके माता पिता चल बसे थे तो इनका ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और अल्पायु में ही परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ गया था। यानी छोटी सी उम्र में ही परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उनका बोझ इनके ऊपर आ गया था। इन्होंने प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में की। इन्होंने जो प्रारंभिक रचनाएं लिखी थी वो ब्रज भाषा में की थी। कानन कुसुम इनका प्रथम काव्य संग्रह सन 1912-13 में प्रकाशित हुआ। यानी कानन कुसुम जो इनका प्रथम काव्य था वो संग्रह सन 1912-13 में प्रकाशित हुआ। तदंतर इनकी काव्य यात्रा चलती रही। उसके बाद इनकी जो काव्य यात्रा थी वो चलती रही। तो ये तो इनका सामान्य परिचय था। अब लेते हैं हम इनकी काव्य प्रतिभा। काव्य प्रतिभा में देखिए कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा को नया मोड़ देने वाले कवियों में प्रसाद का प्रमुख स्थान है। यानी आधुनिक हिंदी काव्य धारा को जो नया मोड़ मिला है उसको देने वालों में प्रसाद का अन्यतम स्थान है। यह केवल कवि ही नहीं थे अपितु नाटककार, उपन्यासकार, महाकाव्यकार और कहानीकार भी थे। यानी सिर्फ जो जयशंकर प्रसाद थे सिर्फ कवि ही हो ऐसा नहीं था। कवि के अलावा भी वो नाटककार भी थे। उन्होंने अनेक नाटकों की रचना भी की है। उपन्यासकार भी थे। उन्होंने अनेक उपन्यासों का भी सर्जन किया। महाकाव्यकार भी थे। इन्होंने महाकाव्य भी लिखे और कहानीकार भी थे। इन्होंने कहानियां भी लिखी। इतना ही क्यों, ये हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक, नायक और प्रमुख आधार स्तंभ थे।
और हिंदी साहित्य में जो छायावादी काव्य धारा चली, काव्य परंपरा चली, उसके तो ये प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी प्रमुख उनका आधार स्तंभ थे। साथ ही ये संपादक, निबंधकार और समालोचक की प्रतिभा से भी ओतप्रोत थे। इसके साथ साथ ये संपादक थे, निबंधकार थे और समालोचक भी थे। ये प्रतिभा भी इनमें ठूस ठूस के भरी हुई थी। प्रसाद ने इन सब विद्याओं पर लेखनी चलाई और सभी में निष्कलंक भाव से समादृत हुए। यानी इन्होंने इन सब विद्याओं पर अपनी कलम चलाई है और सभी में निष्कलंक भाव से इन्होंने वर्णित किया है। मानव जीवन की संपूर्णता से अवगत होने के लिए काल की अखंड स्थिति का बोध अनिवार्य है, क्योंकि मानव जीवन है, उसकी अगर संपूर्णता से अवगत होना है तो उसके लिए काल की अखंड स्थिति का बोध अनिवार्य है। वस्तुतः हम जिस कल्पना को काल कहते हैं और जिस रूप में वह हमारे सामने व्यक्त होती है, वह हमारी चेतना का ही आंतरिक भाव है। यानी कि हम जिस कल्पना को काल कहते हैं, यानी काल जिसको हम कहते हैं, और जिस रूप में वह हमारे सामने व्यक्त होती है, वह हमारी चेतना का ही आंतरिक भाव, यानी वह हमारी आंतरिक चेतना ही है। उसकी बाह्य सत्ता कुछ भी नहीं, उसकी कोई बाह्य सत्ता या बाह्य प्रादृश्य कुछ भी नहीं है। प्रसाद मानव जीवन की संपूर्णता और अन्यमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक के सफल व्याख्याता रहे। यानी जयशंकर प्रसाद है वो मानव जीवन की संपूर्णता और अन्यमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक के सफल व्याख्याता रहे। मानव के मनोमय कोश में उनकी रुचि रमती जान पड़ती है। मानव के जो मनोमय अर्थात मानव के मन की जो स्थिति है, उसकी रुचि भी उनकी देखने से जान पड़ती है। और प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियां काल को इस प्रकार स्पष्ट करती है। यानी प्रसाद के अनुसार काल कैसा है, इन्होंने लिखा है कि देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है। यानी इनके अनुसार देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है। इस प्रकार काव्य प्रतिभा की दृष्टि से भी जयशंकर प्रसाद जी अनूठे कवि थे। यानी इस महाचेतना का प्रमाण, इस महाचेतना का प्रमाण मानव चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी इस महाचेतना का जो प्रमाण है वो मानव चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है कि चेतना का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानव के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। चेतना का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानव के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। यानी कहने का आशय यह है कि प्रसाद ने काल और महाचेतना के इस रहस्य को पूर्णतः हृदयंगम किया था, और यही कारण है कि उन्होंने काल की अविच्छिन्नता में मानवीय विकास को देखा था तथा उसे चित्रित करने के लिए इतिहास का आधार ग्रहण किया। यानी प्रसाद ने काल और महाचेतना के इस रहस्य को पूर्णतः हृदयंगम यानी अपने हृदय में धारण कर लिया था, और यही कारण है कि उन्होंने काल की जो अविच्छिन्नता है उसमें मानवीय विकास को देखा तथा उसे चित्रित करने के लिए इतिहास का आधार ग्रहण किया। इतिहास का निर्माण यथार्थ की धरा पर होता है। इतिहास का निर्माण है वो यथार्थ की धरा पर होता है, और चेतना आदर्श तथा दर्शन का समीकृत रूप ग्रहण करती है। यानी इतिहास का निर्माण यथार्थ की धरा पर होता है और चेतना है वो आदर्श तथा दर्शन का समीकृत रूप ग्रहण करती है। साहित्य इन दोनों को इतिहास और दर्शन के माप पर ग्रहण करता है। साहित्य है इन दोनों को, किनको? इतिहास का ये जो निर्माण है यथार्थ और चेतना आदर्श, आदर्श तथा दर्शन,
तो इसी इन दोनों को इतिहास और दर्शन के माप पर ग्रहण करता है। प्रसाद का समस्त साहित्य इसी कारण सामंजस्य का प्रतीक कहा गया। इसी कारण प्रसाद का जो जयशंकर प्रसाद का जो समस्त साहित्य है वो सामंजस्य का प्रतीक कहा गया। यानी प्रसाद की काव्य कला एवं प्रमुख प्रवृत्तियां अब देखते हैं। अभी तो हमने सामान्य परिचय उनका और उनकी काव्य प्रतिभा को पढ़ा था। अब है प्रसाद की काव्य कला एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। यानी जयशंकर प्रसाद अत्यंत भावुक स्वच्छंदकारी कवि थे। जो जयशंकर प्रसाद थे वो अत्यंत भावुक थे और स्वच्छंदकारी कवि थे। प्रकृति और प्रेम उनके काव्य के मुख्य विषय रहे। प्रकृति और प्रेम है वो उनके काव्य के मुख्य विषय रहे। वे छायावाद के प्रवर्तक और उन्नायक कवि थे। इस कारण उनके काव्य में रहस्यात्मकता एवं सौंदर्य चेतना भी दिखाई देती है। इस कारण क्योंकि वो छायावाद के प्रवर्तक कवि थे और उन्नायक कवि भी थे, इस कारण उनके काव्य में रहस्यात्मकता एवं सौंदर्य चेतना भी दिखाई देती है। उनमें ऐतिहासिक गौरव, राष्ट्रीय भावना एवं जन जागरण भी दिखाई देता है। यानी रहस्यात्मकता एवं सौंदर्य चेतना तो दिखाई देती ही देती है, इनके साथ साथ उनमें ऐतिहासिक गौरव, राष्ट्रीय भावना एवं जन जागरण भी दिखाई देता है। तो यहां उनकी काव्य कला की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को संक्षेप में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं, या उनकी काव्य कला की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं, प्रतिपादित कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं प्रेमानुभूति। पहला बिंदु क्या लेते हैं? प्रेमानुभूति। यानी छायावादी कवि होने के नाते, छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति का काव्य है। यानी छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति का काव्य है। प्रेम जनित उल्लास, प्रीति, विश्वास और यौनोचित प्रसंगों का यथास्थान वर्णन प्रसाद के काव्य में मिलता है। यानी छायावादी कवि तो वो थे ही, इसके साथ साथ उनका संपूर्ण काव्य है वो प्रेमानुभूति का काव्य है। तो प्रेम जनित जो उल्लास होता है, प्रेम जनित जो प्रीति है, विश्वास है और जो यौनोचित प्रसंग है, उनका यथास्थान वर्णन प्रसाद के काव्य में मिलता है। उन्होंने क्या कहा है, जैसे पहले उदाहरण देखिए, इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदनी से मिल रहा। देखो उन्होंने किस तरह से अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदनी से मिल रहा। दूसरा उन्होंने उदाहरण लिया है, धमनियों में आलिंगनमयी वेदना लिए व्यथाएं नई, टूटते जिससे सब बंधन सरल सीकर से जीवन का। यानी इस प्रकार उसने प्रेमानुभूति का अत्यंत ही सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया है। अब हम जो दूसरा बिंदु लेते हैं वो है निराशा और वेदना। निराशा और वेदना, पहला हमने लिया था प्रेमानुभूति और दूसरा ले रहे हैं निराशा और वेदना। यानी छायावादी काव्य अधिकांशतः निराशा और वेदना का काव्य है। छायावादी काव्य जितना भी है वो अधिकांशतः निराशा और वेदना का काव्य है। तो छायावादी काव्य धारा के ये प्रवर्तक कवि थे जयशंकर प्रसाद। तो सीधी सी बात है कि इनके काव्य में भी निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस प्रकार उन्होंने भी कुछ कतिपय पंक्तियां उन्होंने ऐसी भी लिखी है जिनमें निराशा और वेदना का काव्य है। उनके अनुसार देखिए, जैसे पहले उन्होंने उदाहरणों का देखते हैं, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। इनमें भी देखिए कि निराशा और वेदना का ही साहित्य। दूसरा उदाहरण है उनका, देखिएगा कि अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। इसमें भी निराशा और वेदना का ही
प्रतिपादन हुआ है। यानी अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। तीसरा उदाहरण देखिएगा आप कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यानी उन्होंने इस प्रकार उनके करीब जितने भी निराशावादी और वेदना का जो छायावादी युग में काव्य चला था, तो उनमें भी जयशंकर प्रसाद की विशेष व्याख्या रही। उनका आंसू काव्य निराशा और वेदना का काव्य, उनके द्वारा रचित जो काव्य है आंसू, वह काव्य निराशा और वेदना का काव्य है। प्रसाद की कामायनी की पृष्ठभूमि में भी वेदना की धारा अवसाद की कलियां खोलती प्रतीत होती। जो प्रसाद की कामायनी है वह भी, उसकी भी पृष्ठभूमि में भी वेदना की जो धारा है वो अवसाद की कलियां खोलती प्रतीत होती है। अर्थात उनमें भी वेदना की धारा है वो अवसाद को लिए हुए है। इस प्रकार आज के कालांश में हम जो प्रसाद जयशंकर प्रसाद की काव्य कला एवं प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें दो ही बिंदुओं पर चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि फिर समय अधिक हो जाता है। तो प्रेमानुभूति में उनका पहला था प्रेमानुभूति और दूसरा था निराशा और वेदना। तीसरा जो है सौंदर्य चेतना, इस पर हम अगले कालांश में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।